अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हम जो आज पढ़ने चीज़ जा रहे हैं वो रिलेटेड टू कंसोलिडेशन ही। हम लोगों ने बाकी चीज़ें पहले कवर कर ली हैं, जो कि डिस्पोजल थी, एक्विजिशन थी, स्टेप एक्विजिशन स्टेप डिस्पोजल वाली चीज़ें थी, वो हम लोगों ने कवर कर ली थी। अब जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो रिलेटेड टू फॉरेन सब्सिडरी है कि उनकी अकाउंटिंग, उनको अकाउंट फॉर कैसे कर रहे होते हैं हम लोग। तो जो चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ग्रुप अकाउंटिंग, दैट इज़ इन फॉरेन करेंसी बोल रहे हैं, फॉरेन ऑपरेशन, जो फॉरेन हमारे पास जो क्या कहते हैं सब्सिडरी है, उसको अपनी पेरेंट की कंपनी के अंदर पेरेंट के साथ कंसोलिडेट करते हुए कैसे उसको अकाउंट फॉर करेंगे, कैसे अपनी फॉरेन वाली सब्सिडरी को पेरेंट कंपनी, अगर लोकल कहीं भी दूसरी कंट्री में पेरेंट कंपनी है और किसी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसकी किसी और करेंसी में बनती है, तो उसको कंसोलिडेट हम लोग कैसे कर रहे होंगे। अच्छा, हम लोग अपने IAS 21 जो हमने पढ़ा हुआ है फॉरेन करेंसी, उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हुई होती है। क्या पढ़ी हुई होती है? बेसिक जो पढ़ा होता है वो क्या होता है? फंक्शनल करेंसी। फंक्शनल करेंसी कौन सी करेंसी होती है? फंक्शनल करेंसी वो करेंसी होती है जो कि डेफिनेशन के हिसाब से इज़ द वन या इज़ द करेंसी ऑफ द प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन वेयर द एंटिटी ऑपरेट। और ये कौन सी नॉर्मली जो होती है वो कौन सी लोकल करेंसी, जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हो तो उसकी जो लोकल करेंसी होती है वही मोस्टली फंक्शनल करेंसी होती है। मतलब कि उनकी नॉर्मल ट्रेडिंग भी उसी में हो रही है, गुड और सर्विसेज की प्राइसेस भी उसी में ही डिसाइड होती है, कॉस्ट और लेबर की सर्विसेज जो दे पे कर रहे हैं वो भी उसी में होती हैं, रेगुलेशन भी उसी के अंदर डील कर रही होती है, हमारे रिजर्व भी उसके अंदर मेंटेन हुए हुए हैं, वगैरह वगैरह। जो IAS 21 के हिसाब से सेकेंडरी और प्राइमरी फैक्टर्स के हिसाब से फंक्शनल करेंसी डिसाइड हो रही होती है। लेकिन हमारी फंक्शनल करेंसी प्रेजेंटेशन करेंसी से डिफरेंशिएट हो सकती है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी और करेंसी में बन रही हो, जबकि हमारी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है वो किसी और करेंसी में बन रही हो। तो हमारी प्रेजेंटेशन करेंसी कौन सी करेंसी में होती है? जो कि उस एंटिटी या जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं उसकी स्टॉक एक्सचेंज में जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिस जो कि स्टॉक एक्सचेंज होती है जहाँ पे इनके स्टॉक ट्रेड हो रहे होते हैं, जहाँ पे इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर्स और हमारे डेब्ट सिक्योरिटीज ट्रेड हो रहे होते हैं, वहाँ पे कौन सी करेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट होती है, तो वो हमारे पास प्रेजेंटेशन करेंसी होती है। तो अगर मैं कहूँ हमारी कंट्री की डॉलर है या हमारी कंट्री की पाकिस्तान की रुपए है, तो अगर मेरे पास जैसे कि हमारे जो मोस्टली आज के टाइम में IT से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं उनके लिए उनकी फंक्शनल करेंसी होगी कौन सी? डॉलर्स, क्योंकि मोस्टली उनकी जो पेमेंट, उनकी सर्विसेज, उनकी जो सब चीज़ें, सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ वगैरह होती है वो सब होती है डॉलर के अंदर। लेकिन अगर वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है, अगर वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है तो उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रुपीस के अंदर प्रेजेंट करनी होगी। ठीक हो गया? अच्छा, अब जैसे कि अगर मैं कहूँ मैं P कंपनी हूँ और मेरी जो प्रेजेंटेशन करेंसी है वो है रुपीस, लेकिन मेरी एक सब्सिडरी बाहर है, अमेरिका वगैरह, कोई भी UK के अंदर हो, फिर उसकी करेंसी डॉलर्स हो, पाउंड्स हो, दिनार हो, जो भी हो, वो उसके लिए सब्सिडरी के लिए उसकी ये फंक्शनल करेंसी है, सब्सिडरी के लिए उसकी फंक्शनल करेंसी जिसमें वो ट्रेड कर रहा है। लेकिन जब वो P कंपनी के साथ ये S कंपनी कंसोलिडेट हो रही होगी, जब ये P कंपनी S कंपनी को अपनी बुक्स में कंसोलिडेट कर रही होगी, तो उसको S कंपनी के सारे एसेट्स, लाइबिलिटीज, सब कुछ, इवन के प्रॉफिट एंड लॉस, सब कुछ अपनी करेंसी के अंदर ट्रांसलेट करना होगा, क्योंकि उनकी जो प्रेजेंटेशन होती है, जो P कंपनी की प्रेजेंटेशन, जो P कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही होती है, वो बन रही होती है रुपीस के अंदर। वो किस में बन रही होती है? वो बन रही होती है रुपीस के अंदर। तो उनसे रिलेटेड जो कंपनी पेरेंट के कंट्रोल में है, जब वो उसको कंसोलिडेट करेगा तो वो कंपनीज के भी रिजल्ट, वो कंपनी तो सब्सिडरी के भी रिजल्ट रुपीस में शो करने होंगे उनको। इसीलिए हमें क्या करना होगा? कोई भी जो हमारे पास सब्सिडरी कंपनी है, हमारे पास जो भी हमारी सब्सिडरी है, तो हमें क्या करना होगा? जब जब हम उसको ऐड कर रहे होते हैं, जब हम कंसोलिडेट कर रहे होंगे, क्या चीज़? उसके
एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इनकम, एक्सपेंसेस। तो हमें क्या करना होगा, इस सब्सिडरी को क्या करना होगा, इसकी हर चीज़ को रीट्रांसलेट करना होगा किसमें, पेरेंट की प्रेजेंटेशन करेंसी के अंदर। किसमें, प्रेजेंटेशन, पेरेंट की प्रेजेंटेशन करेंसी के अंदर। सही हो गया। अच्छा, अब क्या चीज़ किस रेट से ट्रांसलेशन होगी, क्या चीज़ किस रेट से ट्रांसलेट होगी, दैट इज ट्रांसलेटिंग द सब्सिडरी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रूल क्या है भाई, रूल क्या है कि जो हमारी ओवरसीज सब्सिडरी है उसको हम क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंसी ऑफ द पेरेंट कंपनी ऑफ द ग्रुप के अंदर ट्रांसलेट कर रहे होंगे। क्या चीज़ और कौन से रेट से हमारे पास ट्रांसलेट हो रही होगी। तो हमारे पास जो इनकम है, जो हमारे पास एक्सपेंसेस है, जो हमारे पास अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, तो इन शॉर्ट जो हमारे पास P&L है वो कौन से रेट से हमारे पास ट्रांसलेट हो रही होगी, वो रीट्रांसलेट हो रही होगी एवरेज रेट से। कौन से रेट से, एवरेज रेट से। अब एवरेज रेट से क्यों रीट्रांसलेट हो रही होगी, देखिए अगर मोस्टली अगर हम कहें सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा होगा हमारे पास, अगर मैं बेहतर ऑप्शन तो कहता तो हम तो बोलते भाई हर चीज़ को जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है उस दिन के एक्सचेंज रेट से ट्रांसलेट कर दो। अगर मैं कहता ये सब चीज़ों को मैं रेड से इसको मार्क कर रहा हूँ कि इसको किससे ट्रांसलेट करो, ट्रांसलेट यूजिंग द एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। मतलब कि 1 जनवरी को हमारा 10,000 रुपये की सेल हुई, फिर हमारी 10 जनवरी को 50,000 की सेल हुई, फिर हमारी 30 जनवरी को 2,000 की सेल हुई। इसी तरह पूरे साल में 500, 1000, लाखों, करोड़ों हमारी ट्रांजैक्शन हुई है और उसको हर दिन के रेट के हिसाब से उसको रीट्रांसलेट करें। अगर ये पॉसिबिलिटी अगर हो जाए तो क्या ही बात है, लेकिन क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग, नॉट अ बेनिफिशियल अप्रोच, नॉट अ कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच हमारे हिसाब से नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल इन द टाइम फ्रेम ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। एक तरीके से अगर मैं कहूँ ये पॉसिबल ही नहीं कि हर ट्रांजैक्शन को उस दिन के एक्सचेंज रेट से ट्रांसलेट करने बैठ जाए तो चीज़ें बनने से पहले ही रुक जाएंगी। तो इसीलिए हम क्या यूज़ कर रहे होते, एक एवरेज रेट ले रहे होते कि भाई इसको पूरी P&L को एवरेज रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि P&L जो होता है वो पूरे साल का अमल है। उसके अंदर चाहे फिर वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी 12 के 12 महीने में लग रही होगी, रेवेन्यू हर दिन इनकट हो रहा होगा, एक्सपेंसेस हर दिन इनकट हो रहा होगा। तो लेकिन हमारे पास क्योंकि पूरे साल की चीज़ें हैं, ना कि ओपनिंग की चीज़ें, ना कि क्लोजिंग की चीज़ें, ना कि ओपनिंग रेट वाले पहले साल के पहले दिन का रेट इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि साल के आखिरी दिन का रेट इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरे साल का अमल है। तो इन शॉर्ट हम कौन सा एक रेट यूज़ कर रहे होंगे जो कि है हमारे पास एवरेज रेट, जो कि हमारे पास है एवरेज रेट के, जिससे हम पूरी की पूरी अपनी P&L को ट्रांसलेट कर रहे होंगे, क्योंकि ये पूरे साल का अमल है, नॉट एट द बिगिनिंग और द एंड ऑफ द ईयर। और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आती है, SOFP के अंदर हमारे पास आती है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। जो कि ट्रांसलेट होती है कौन से रेट से, साल के एंड के रेट से। कौन से रेट के, साल के एंड के रेट से हम इसको क्या कर रहे होते हैं, रीट्रांसलेट कर रहे होते हैं, क्योंकि हम इसको साल के एंड पे जाके अपनी बुक से अंदर कंसोलिडेट कर रहे होते हैं। तो हम इसको साल के एंड वाले रेट पे कंसिडर कर रहे होते हैं, ना कि क्योंकि ना कोई अगर कोई परचेजेस हुई है साल के दौरान तो वो तो अपनी जगह, लेकिन जो शुरू में एसेट था वही, जो पिछले साल एसेट था वही शुरू में रहा होगा, वही साल के एंड में भी रहा होगा। कोई नए परचेज आए होंगे तो वो एक्सेप्शनल केस है, वो तो अपने रेट पे आ रहे होंगे, लेकिन जो पूरे साल लाइबिलिटी रही है, पूरे साल एसेट रहा, वो तो अपने रेट पे ही रहेगा, ना उसमें कोई चेंजेस आई, तो वो साल के आखिरी वाले रेट पे रीट्रांसलेट हो रहा होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक सवाल इसके रिलेटेड जो कि बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ है, ताकि हम उस हिसाब से चलते जाएँ साथ साथ।
अच्छा, अब हमारे पास क्या है, एक सवाल है। क्या सवाल लिखा हुआ है? दिस एग्जाम्पल रन थ्रू ठीक है, बेसिक। ड्रैगन ब्रॉट 90% ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर। ड्रैगन ने 90% बाय किए हैं शेयर्स के, इसके टी कंपनी के, फॉर डी एन 180 मिलियन। कितने की कंसिडरेशन? ये हमारी कंसिडरेशन है किस करेंसी में? डी एन करेंसी, जो कि टैटू की कंपनी है, जो कि टैटू की करेंसी है, ना कि ड्रैगन वाली। On 31st December 20x0, the retain earning of the tattoo at this date were DN 65 million। ठीक हो गया। एट एक्विजिशन, ये मैं एक जगह भी गैदर डाटा कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि अभी हम जैसे जैसे आगे चीज़ें कवर करते जाएंगे उसके हिसाब से यही इलस्ट्रेशन पूरे के पूरे आगे चलती रहेगी, लेकिन बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, इसीलिए कभी कभी डाटा एक जगह गैदर कर लें। एट एक्विजिशन पे हमारे पास कितनी ओपनिंग रिटेन अर्निंग थी? ओपनिंग रिटेन अर्निंग थी हमारे पास 65 DN, एंड द फेयर वैल्यू ऑफ NCI वॉश DN 14 मिलियन। ठीक हो गया। एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ड्रैगन टैटू फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर प्रेजेंटेड बिलो। ठीक हो गया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड हमें दिया हुआ है 600 450, और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दिया हुआ है हमारे पास 270 135 215 180। देयर हैज़ बीन नो इंटर ग्रुप ट्रेडिंग। गुडविल अराइजिंग ऑन द एक्विजिशन ऑफ टैटू इज नॉट इम्पेयर्ड, एंड द प्रेजेंटेशन करेंसी ऑफ द, ये हमें बाद में काम आ रहा होगा, and the presentation currency of the consolidated financial statement is dollar। एक्सचेंज रेट आर एस फॉलो। हमारे पास ये ओपनिंग का इधर है, जो साल का क्लोजिंग हुआ वो अगले दिन का ओपनिंग रेट आ गया हमारे पास। इस साल का क्लोजिंग रेट दिया हुआ और एक एवरेज रेट दिया हुआ है हमें। फॉर इंक्लूजन इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव फॉर द ईयर एंडेड, कैलकुलेट रेवेन्यू, कॉस्ट, and for inclusion in the consolidated statement of financial position as a 35, calculate property plant equipment investment, current asset and share capital और liabilities। अच्छा, अब हमें क्या करना है? हमें एक कंसोलिडेटेड, हमें क्या करना है? कंसोलिडेटेड हमें एक P&L एक तरीके से और एक तरीके से SOFP बनानी है। सही हो गया। अभी हमें इसमें कोई अभी कैलकुलेशन गुडविल वुडविल की कुछ नहीं करनी है। अभी जो उसने चीज़ें मांगी सिर्फ अभी ये निकाल के देनी है हमें, ना कि कोई गुडविल निकालनी है, ना कि अभी कोई NCI वगैरह की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं नॉर्मली चलूँ, अगर मैं अभी इसको नॉर्मली लेके चलूँ, रेवेन्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है? अच्छा, अभी मैं टैटू के लिए कर रहा हूँ भाई। रेवेन्यू कितना दिया हुआ है? अभी हमें रेवेन्यू दिया हुआ है 600, क्योंकि ये पूरे साल का अमल है तो मैं इसको क्या करूँगा, हमें डॉलर्स में कन्वर्ट करना है। हमें क्या करना है? डॉलर्स में कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे कन्वर्जन रेट क्या है भाई? 3 DN का $1 आता है। 3 DN का $1 आता है, मतलब कि $1 में 3 DN आते। कितने आते? 3 DN आते। इसी तरह 2.6 के अंदर एवरेज रेट जब ये इस्तेमाल करना है P&L के लिए, $1 में 2.6 आता है। $1 में 2.6 DN आता है, क्योंकि हमें DN से हमें बड़े से DN से हमें डॉलर पे जाना है, क्योंकि ये, अच्छा अब रेट यहाँ पे हमें यहाँ पे बढ़ा दिया हुआ है, हमें यहाँ से लेके यहाँ पे जाना है, हमें बड़े से लेके छोटे पे जाना है, इस रेट पे जाना है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 2.6 से जो हमारे पास नंबर आ रहा होगा उसको, जो हमें फिगर होगी, इसको 2.6 से डिवाइड करेंगे तो हम डॉलर पे आ जाएंगे। बड़े से अब हमें छोटे पे जाना है तो डिवाइड करेंगे। ठीक हो गया। तो हमारे पास रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे एवरेज रेट से, दैट इज़ 2.6। तो हमारे पास क्या आ गया? 600 डिवाइड बाई 2.6 इज इक्वल टू 230.77 आ गया हमारे पास। इसी तरह हमारे पास क्या है? कॉस्ट है हमारे पास, जो कि दी हुई है कितनी? 450। 450 को डिवाइड किया 2.6 से, 173
07, ठीक हो गया। फिर हमारे पास मज़ीद और क्या चीज़ें दी हुई हैं। पीपी दिया हुआ है 270 का, इसको किससे डिवाइड करेंगे, क्लोजिंग रेट से। क्लोजिंग रेट हमारे पास क्या है, 2 का दिया हुआ है। टू 70 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास कितना आ गया, 135 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास करंट एसेट्स है, 130 से डिवाइड किया 2 से, 130 को डिवाइड किया 2 से तो हमारे पास आ गया कितना, 65 आ गया। इसी तरह हमारे पास और क्या चीज़ें हैं, शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल, अब ये शेयर कैपिटल कहाँ से ख़त्म हो जाएगा, इधर से ख़त्म हो जाएगा। ज़ाहिर है जब हम कंसिडरेशन से गुडविल निकालेंगे, कंसोलिडेट करेंगे तो अब इसको ड्रैगन का शेयर कैपिटल ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ भी कंसिडर नहीं हो रहा होगा। लेकिन अभी मैं आगे लिखने के लिए, क्योंकि मैं पेरेंट का भी ऐड करूँगा तो यहाँ पे लिख दिया अभी मैंने 10। फिर हमारे पास और क्या चीज़ें हैं शेयर कैपिटल के अलावा, लाइबिलिटीज़ हैं। लाइबिलिटीज़ हमारे पास कितनी है, 180 है। 180 को डिवाइड किया कितने से, 2 से तो हमारे पास कितना आ गया, 90 आ गया। अब यही सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर पेरेंट की ऐड कर देंगे, क्योंकि इसने हमसे क्या क्या मांगा था, रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, शेयर कैपिटल और लाइबिलिटीज़ मांगी है इसने। सही है। अच्छा एक और बात, अभी जो इन्वेस्टमेंट दी हुई है ये ड्रैगन की अमाउंट में दी हुई है, मतलब डॉलर्स में दी हुई है। और ये जो हमने कंसिडरेशन पे की थी 180 की थी। अगर मैं जिस दिन मैंने एक्वायर किया है, कब एक्वायर किया था, 35 दिसंबर 20 को। सही है। तो 35 दिसंबर 20x0 को 3 रेट था, तो 3 रेट से डिवाइड करूँगा 180 को, 180 डिवाइड बाई 3 करूँगा तो पूरा का पूरा 60 आएगा। मतलब ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कि ड्रैगन ने टैटू को बाय करने के लिए अपनी बुक्स में लिखी हुई है। मतलब अपनी इंडिविजुअल स्टेटमेंट में 60 की अमाउंट इसने यहाँ पे लिखी हुई है। 60 की अमाउंट अपनी बुक्स में लिखी हुई है। तो ये वही इन्वेस्टमेंट है जो कि इसने टैटू में की हुई है। इसके अंदर मजीद और कोई इन्वेस्टमेंट ऐड नहीं है। तो मतलब ये भी हम कंसिडर नहीं कर रहे होंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए। ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पे मजीद हमें क्या ऐड करना है, 1200 रुपये, 1200 रुपये पी का रेवेन्यू, 1200 और कितनी, 1000 रुपये पी की कॉस्ट है। पी कितना है, 290 पी का पी आ गया। और करंट एसेट पी के 150 आ गए। और क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल 10 आ गया। और लाइबिलिटीज़ आ जाएगी हमारे पास 200। तो ये 290 ये हो गया, ये 10 हो गया, ये हमारे पास 215 हो गया, ये हमारे पास 425 हो गया, ये हमारे पास 173.07 समथिंग हो गया। और ये हमारे पास 1430.77 हो गया। ठीक है। ये इतना सा चीज़ अभी करनी थी अभी सिर्फ समझने के लिए। ठीक हो गया। अब ट्रांसलेटिंग गुडविल। ज़ाहिर है जब एसेट एंड लाइबिलिटीज़ हम कंसिडर कर रहे हैं, एसेट एंड लाइबिलिटीज़ को क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट कर रहे हैं, पीएनएल को एवरेज रेट से कंसिडर कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो हम गुडविल भी एज अ पार्ट ऑफ सब्सिडरी अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कि इसके अंदर हमने इसको एक्वायर किया तो इससे रिलेटेड, इस कंपनी से रिलेटेड गुडविल जनरेट हुई जो कि अपनी बुक्स में हम लोग कैपिटलाइज कर रहे होते हैं। तो गुडविल भी एक तरीके से सब्सिडरी का हिस्सा है। जब हम गुडविल अपनी कंसोलिडेशन करते हुए कैलकुलेट करेंगे तो उसके हिसाब से हमें वो सब्सिडरी का पार्ट हम उसको कंसिडर करना होगा। ठीक हो गया। इसीलिए गुडविल should be calculated in the functional
करेंसी ऑफ सब्सिडरी। क्यों? देखिए, पहले हम जब सब्सिडरी को गुडविल कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हम गुडविल को क्या सोच के एज अ पार्ट ऑफ सब्सिडरी कैलकुलेट कर रहे होंगे कि वो सब्सिडरी का ही हिस्सा है। गुडविल एक एसेट है जो कि सब्सिडरी से ही पर्टेन करता है, सब्सिडरी का ही ऐसा पार्ट समझेंगे। तो पहले हम उसको अगर अपनी ही करेंसी में कंसिडरेशन दी हुई, अपनी ही कंसिडरेशन में सब चीज़ें रीट्रांसलेट होकर दी हुई, तो सबसे पहले लेकिन हम उसको क्या करेंगे, एज अ फंक्शनल करेंसी और सब्सिडरी ही कैलकुलेट कर रहे होंगे। उसको पहले सब्सिडरी की ही करेंसी जो कि इसकी फंक्शनल करेंसी होगी सब्सिडरी की, पहले उसमें कैलकुलेट करेंगे। फिर साल के आखिरी दिन जैसे एसेट और लाइबिलिटीज़ को रीट्रांसलेट करते हैं वैसे ही फिर गुडविल को रीट्रांसलेट कर रहे होंगे। क्या करेंगे, अगर गुडविल फंक्शनल पहले अगर देना हो, मतलब कि सब्सिडरी की ही करेंसी में निकल रही है तो मसला नहीं है। लेकिन अगर वो सब्सिडरी, क्योंकि कंसिडरेशन जो उन्होंने हमें बताई हुई है, अगर मैं कहूँ कि भाई कंसिडरेशन सारी पी के अंदर निकली हुई है, पेरेंट कंपनी की करेंसी अगर मैं कहूँ रुपये में निकली हुई है, रिटेन अर्निंग भी रुपये के अंदर दे दी है हमें, और क्या दे दिया हमें, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई भी सब रुपये में दी हुई। तो पे हम गुडविल निकालने के लिए इसको पहले जिस दिन बाय किया है इसको डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, पहले ही इसको डॉलर में कन्वर्ट कर लेंगे सब चीज़ों को, ताकि जो हमारी गुडविल निकल के आए पहले वो डॉलर में निकल गया। फिर इस गुडविल को साल के एंड पे वापसी रीट्रांसलेट कर रहे होंगे किस में, रुपये के अंदर। क्यों? क्योंकि हम इसको अकॉर्डिंग टू IAS 21 गुडविल को हम एज अ पार्ट ऑफ क्योंकि सब्सिडरी का पार्ट है, सब्सिडरी की वजह से राइज हो रही है, तो हम उसको एज अ सब्सिडरी का ही एसेट ट्रीट कर रहे होते हैं और उसको फिर वापसी साल के एंड में रीट्रांसलेट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, साल के एंड में हम उसको रीट्रांसलेट कर रहे होते हैं। Therefore, according to IAS 21, goodwill should be treated like other asset of the subsidiary and translated at the reporting date using the क्लोजिंग एक्सचेंज रेट। ठीक हो गया। सेम एग्जाम्पल है जो अभी हमने कवर की है, ठीक है। इसके अंदर आप क्या पूछ रहा है, यूजिंग द इन्फॉर्मेशन इलस्ट्रेशन कैलकुलेट द गुडविल फॉर इंक्लूजन इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर ड्रैगन एज ए 35 दिसंबर 2021। हमें क्या बताया हुआ था, उसने हमें क्या बताया हुआ था, कंसिडरेशन कितनी पे की है, उसने कंसिडरेशन हमें बताई हुई थी कितनी, 180 मिलियन की थी जो कि DN के अंदर थी। दूसरी बात उसने क्या बताया था, फेयर वैल्यू ऑफ NCI भी हमें गिवन थी जो कि 14 DN थी जो हमने लिखी थी। और उसने क्या बताया था, ओपनिंग रिटेन अर्निंग उसने हमें बताया हुआ था, ओपनिंग रिटेन अर्निंग जो कि था 65 मिलियन, कितना, 65 DN। अब ये सब चीज़ें इन्होंने ऑलरेडी फंक्शनल करेंसी में दी हुई है, तो अभी हमें इसको एट दी यूजिंग दी एक्सचेंज रेट ऑफ ओपनिंग वाला, तो अभी हमें इसको फंक्शनल करेंसी में रीट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी सब्सिडरी वाली ही करेंसी में दिया हुआ है। तो अगर ये दिया हुआ होता, अगर मैं कहता ये $65 मिलियन है, अगर मैं इसको कहता अगर ये हमें गिवन होता $65 मिलियन है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको पहले कन्वर्ट करते किस में, DN यूजिंग दी एक्विजिशन वाला रेट पे, फिर मैं इसको डिवाइड करता इसको 3 से, मल्टीप्लाई करता 3 से, तो हमारे पास DN वाली अमाउंट निकल के आती है अगर ये $65 मिलियन दिया हुआ था। क्योंकि पहले हम इसको एज अ पार्ट ऑफ एसेट ट्रीट कर रहे थे, तो जो उसका फंक्शनल करेंसी या दी डेट ऑफ एक्विजिशन है उस पर लेके आ गए सब्सिडरी की, फिर वापसी साल के एंड पे उसको यूजिंग दी क्लोजिंग एक्सचेंज रेट रीट्रांसलेट कर रहे होंगे। लेकिन अभी ये सब चीज़ें क्योंकि हमें DN में दी हुई, तो हमें कुछ अभी करंट एक्सचेंज रेट से इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हमें क्या निकालनी, गुडविल निकालनी। तो हम क्या करते हैं गुडविल के लिए, हम लोगों ने कंसिडरेशन कितनी दी है, ये सब DN में फिगर है, 180 दी है। फेयर वैल्यू ऑफ NCI कितनी दी हुई है, 14 DN की। तो हमारे पास अमाउंट कितनी आ गई है, ये 180 + 14 = 194।
अब हमें क्या माइनस करते हैं इसमें से, हम क्या माइनस करते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एट एक्विजिशन, जो कि अभी हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि दी भी नहीं है। अब हम इसको एक्विजिशन वाले दिन के नेट एसेट निकालेंगे। एट एक्विजिशन पे क्या, नेट एसेट्स, क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक्विटी आ गया हमारे पास, एक्विटी कितना होगा हमारे पास अभी 5 का, और क्या आएगा उसमें, ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स आएगी क्योंकि इसमें ये साल के एंड की बनी हुई और हमें ओपनिंग गिवन थी यहाँ पे 65, तो हमारे पास 70 DN आ गए। -70 करेंगे तो हमारे पास अभी गुडविल निकल के आ गई कितनी, 124 DN की। अभी ये सब चीज़ें जब हम आगे आगे करते जाएंगे तो ये भी रीट्रांसलेट होगी, तो अभी मैं दिखाऊंगा किस तरह रीट्रांसलेट भी हो रही है चीज़ें। ठीक हो गया, ये अभी नॉर्मल कैलकुलेशन थी गुडविल की। अब गुडविल की ट्रांसलेशन होगी कैसे, तो उसके लिए एक प्रोफॉर्मा है। क्या प्रोफॉर्मा है भाई हमारे पास, जो गुडविल आई है हमारे पास यूजिंग दी कैलकुलेशन कंसिडरेशन पेड प्लस फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई माइनस लेस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट इन दी फंक्शनल करेंसी ऑफ दी सब्सिडरी वाली गुडविल जो हमारे पास निकल के आई है। अगर ओपनिंग गुडविल है, हम पहले एक साल कंसोलिडेट कर चुके हैं, अब अगले साल कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो जो ओपनिंग गुडविल होगी पिछले साल की, वही जो पिछले साल की क्लोजिंग गुडविल होगी वही अगले साल की ओपनिंग गुडविल आएगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, गुडविल एट एक्विजिशन या गुडविल ओपनिंग वाली। अगर अगले साल वापसी कंसोलिडेट कर रहे तो फिर तो कोई नई कंसोलिडेशन हुई नहीं, जो पिछले साल क्लोजिंग हुई होगी वही अगले साल की ओपनिंग होगी। वो मतलब चेंजेस क्या हो सकती है, अगर पूरे साल, अगर पिछले साल में कुछ इम्पेयरमेंट वगैरह कुछ चीज़ें हुई तो उसके बाद वो क्लोजिंग आई होगी, वरना सेम ही रहेगी दोनों सालों में। तो गुडविल ओपनिंग वाली या एक्विजिशन वाली। अच्छा, अब ये फिगर किस में आ रही होगी हमारे पास, अभी जो कंसिडर कर रहे होंगे हम DN में कंसिडर कर रहे होंगे। फिर हम इसको क्या करेंगे, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ से, कौन से एक्सचेंज रेट से, ओपनिंग एक्सचेंज रेट से। किससे, ओपनिंग एक्सचेंज रेट से। अब वो चाहे फिर वो पेरेंट कंपनी का जिसमें हमें प्रेजेंट करनी है वो वाला जो रेट होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, ये जो अमाउंट निकल के आएगी वो किस में आएगी, अब डॉलर्स में। फॉर एग्जांपल अभी हम फंक्शनल प्रेजेंटेशन करेंसी ऑफ पेरेंट डॉलर कंसिडर की हुई हमने, तो फिर वो डॉलर में कंसिडर वो ट्रांसलेट होके आएगी। फिर अगर कोई इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है गुडविल पे, क्या हुआ है, इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है, जो भी इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है वो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इम्पेयरमेंट पूरे साल का अमल है, पूरे साल का अमल है, PNL का आइटम है, तो ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा किस रेट से, एवरेज रेट से। और जो अमाउंट निकल के आएगी वो किस में आएगी, डॉलर्स में निकल के आएगी। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो अमाउंट बचेगी, ओपनिंग गुडविल माइनस एनी इम्पेयरमेंट वगैरह माइनस करके, अब ये हमारे पास आ गया क्या, क्लोजिंग गुडविल। ये अब हमारे पास आ गई है क्लोजिंग गुडविल। इसको हम क्या करेंगे, रीट्रांसलेट करेंगे यूजिंग दी क्लोजिंग रेट। यूजिंग दी क्लोजिंग रेट, कौन सा रेट, यूजिंग दी क्लोजिंग रेट, हम इसको रीट्रांसलेट कर रहे होंगे। अब ये हमारे पास अमाउंट निकल के आई, क्या निकल के आई, अमाउंट निकल के आई। यहाँ भी हमारे पास अमाउंट है, ये भी हमारे पास अमाउंट है। ठीक हो गया। ये अमाउंट सेम है, ठीक है, और ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम नहीं है। क्यों, क्योंकि अब हमने क्लोजिंग वाली चीज़ों को, क्लोजिंग वाली गुडविल को किस रेट से मल्टीप्लाई किया है, क्लोजिंग रेट से। लेकिन ये जो ओपनिंग गुडविल थी और इम्पेयरमेंट वाली जो गुडविल थी
वो कौन से रेट से मल्टीप्लाई होके आई है? वो आई है ओपनिंग रेट और एवरेज रेट से मल्टीप्लाई करके। तो इन दोनों के दरमियान क्या आ रहा होगा? इन दोनों के दरमियान एक डिफरेंस आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? एक डिफरेंस आ रहा होगा, जो कि जिसको हम कह रहे होंगे बैलेंसिंग फिगर। वो हमारी क्या निकल के आ रही होगी? बैलेंसिंग फिगर, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अब निकल के आ रही होगी। और ये बैलेंसिंग फिगर हमारे पास क्या आ रहा होगा? ये बैलेंसिंग फिगर हमारे पास एज अ गेन और लॉस आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? एज अ गेन और लॉस, क्योंकि हमारे पास जो एक्सचेंज रेट है, जो हमने गुडविल के एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर लिया था, वो ओपनिंग था। इम्पेयरमेंट को इनकट हुई थी तो वो क्लोजिंग रेट, वो एवरेज रेट पे इनकट हुई थी। ओपनिंग गुडविल में से इम्पेयरमेंट माइनस करके वहाँ पे तो रिमेनिंग ये बची। अब ये रिमेनिंग साल के एंड पे जो कन्वर्ट हुई है वो क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट हुई है। तो इस रेट से जो कन्वर्जन अमाउंट निकल के आई होगी, और ये पूरे साल ये जो दो अमाउंट से निकल के आई होगी, इन दोनों के अंदर डिफरेंस आएगा बिकॉज ऑफ दी डिफरेंट रेट्स। और जो अमाउंट बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी वो हमारे पास एक्सचेंज गेन और लॉस अराइज हो रहा होगा। अब इफ the full goodwill method has been used, फिर हमारे पास जो भी गेन या लॉस अराइज हो रहा होगा, वो क्या होगा? इट विल नीड टू बी अपोर्शन बिटवीन होम। जाहिर है उसमें कुछ हिस्सा इक्विटी का ओनर्स का होगा और कुछ हिस्सा उसमें एनसीआई का होगा। देयरफॉर इट विल बी अपोर्शन बिटवीन ग्रुप and the non-controlling interest. Similarly, the proportionate method if the proportionate method has been used for goodwill, then all of the exchange gain या लॉस ऑन गुडविल इज एट्रीब्यूटेबल किनको भाई? इज एट्रीब्यूटेबल टू दी ग्रुप, दैट इज इक्विटी ओनर्स। ठीक हो गया। तो हमें क्या करना होगा? हमेशा पहले हम उसको फंक्शनल करेंसी ऑफ द सब्सिडरी में कैलकुलेट करेंगे, ना कि पेरेंट की प्रेजेंटेशन करेंसी में। अगर प्रेजेंटेशन करेंसी में भी दिया हुआ तो पहले उसको यूजिंग द ओपनिंग रेट उसको रीट्रांसलेट करेंगे डीएन के अंदर, फिर उसको प्रोफॉर्मा के अंदर लेके आएंगे वापसी डीएन के अंदर, फिर उसको ट्रांसलेट कर रहे होंगे कैलकुलेशन निकालने के लिए। लेकिन हमेशा पहले फंक्शनल करेंसी में ही होनी चाहिए, किसकी? सब्सिडरी की। अब सेम सवाल है, अब हमें क्या करना है? गुडविल निकालनी है। यूजिंग द इंफॉर्मेशन इलस्ट्रेशन 1 कैलकुलेट द एक्सचेंज गेन और लॉस अराइजिंग ऑन द ट्रांसलेशन ऑफ द गुडविल दैट विल बी क्रेडिट थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इन द ईयर एंडेड। व्हाट इज द गेन और लॉस एट्रीब्यूटेड? अच्छा, अभी जो भी एक्सचेंज गेन और लॉस अराइज हो रहा होगा रीट्रांसलेशन की वजह से, अभी जैसे ये गुडविल के अंदर अराइज हो रहा है, अभी ये गुडविल के अंदर आ रहा है, ये सब लॉस, ये सब गेन और लॉस कहाँ जाएगा? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, क्योंकि ये अराइज हो रहा है रीट्रांसलेशन की वजह से, ना कि हमने कोई एक्चुअल में एक्सपेंस इनकट किया है, बल्कि पूरी की पूरी कंपनी को एक तरीके से अपनी बुक्स में लाने के लिए इसको रीट्रांसलेट कर रहे हैं। ये कोई रियलाइज लॉस नहीं होगा, उसकी वजह से हमें अराइज हुआ है, ये उसको रीट्रांसलेशन की वजह से हो रहा है। ये एक अनरियलाइज लॉस है जो कि हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर लेके जा रहे हैं। अब हमें क्या करना है? एक्सचेंज गेन और लॉस निकालना है। किस चीज़ पे? गुडविल पे। तो हमने अभी इस कैलकुलेशन में अपनी गुडविल निकाली हुई भी थी। कितनी गुडविल आई थी हमारे पास? कहाँ गई भाई गुडविल? किधर चली गई? गुडविल अच्छा, ये
124 की हमने ऑलरेडी डीएन में निकाली हुई थी। किस में निकाली हुई थी? ऑलरेडी हमने डीएन में निकाली हुई थी अपनी गुडविल। तो हमारे पास हम क्या करेंगे भाई, ओपनिंग गुडविल हमारे पास कितनी है, ओपनिंग गुडविल कह लें या इसको, या गुडविल एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि हमने अभी खरीदी है तो ये एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वाली गुडविल है। ठीक है, ये इसमें किस में दी हुई है? डीएन में, एक्सचेंज रेट और डॉलर्स। हमारे पास कितनी निकल के आई थी? 124 की। अच्छा, सवाल में कहा था कोई इम्पेयरमेंट लॉस अराइज नहीं हुआ है, कहीं लिखा हुआ था कोई इम्पेयरमेंट लॉस अराइज नहीं हुआ है ऑन दी गुडविल इज़ नॉट इम्पेयर, तभी इम्पेयरमेंट इसमें आ नहीं रही। ठीक हो गया, 124 का हमारे पास डीएन थी और ओपनिंग रेट हमारे पास कितना दिया हुआ है? ओपनिंग रेट दिया हुआ है 3, मतलब कि $1 में 3 डीएन आते हैं। तो हमें छोटे से और बड़े से छोटे पे जाना है, मतलब डीएन से डॉलर्स पे जाना है। तो हम बड़े से छोटे पे आने के लिए डिवाइड कर रहे होंगे किससे? तो हम डिवाइड करेंगे किससे? डॉलर से डिवाइड करेंगे 3 से। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? 124 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू $41.33। कोई इम्पेयरमेंट नहीं है, तो हमारे पास सेम चीज़ रहेगी ये 124, हमारे पास क्लोजिंग भी रहेगा, क्लोजिंग गुडविल। अब हमारे पास हम कौन सा रेट लेंगे? क्लोजिंग का रेट क्या था? 2.6 का। कौन सा रेट था? डिवाइडेड बाय 2.6, 2.6 से नहीं 2 है ये, नहीं एवरेज है ये, इट इज़ द रेट ऑफ 2.0। 124 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 62। अब ओपनिंग रेट से कन्वर्ट करके कितना आया था? 41.33, और अब क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट करके हमारे पास क्या आ रहा है? 62। तो हमें क्या हो रहा है, हमारे पास एक तरीके से रीट्रांसलेशन की वजह से हमारी गुडविल वाली वैल्यू बढ़ गई है। हमारे पास एक गेन आ रहा है, एक तरीके से रीट्रांसलेशन गेन आ रहा है। क्या आ रहा है? हमारी गुडविल की अमाउंट यूजिंग दी कन्वर्जन रेट बढ़ गई है। पहले डॉलर में 41.33 थी, अब हमारे पास आ गई है 62 हो गई है। तो हमारे पास एक क्या राइज आ रहा है? डिफरेंशियल कितने का आ रहा है? 62 माइनस 41.33 हमारे पास आ रहा है 20.67, जो कि बैलेंसिंग फिगर है। और ये हमारे पास क्या आ रहा है? एक्सचेंज गेन। क्या आ रहा है? एक्सचेंज गेन। अच्छा, अब ये एक्सचेंज गेन जो हमारे पास आ रहा है, एक्सचेंज गेन ऑफ 20.67, अब ये एलोकेट होगा किसके अंदर? सबसे पहले बात, ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर। और ये किन लोगों को एलोकेट होगा? ये एलोकेट होगा इक्विटी ओनर्स को और एनसीआई को बेस ऑन देयर होल्डिंग। तो हमारे पास होल्डिंग कितनी थी? 90% इक्विटी की थी, तो बाकी 10% हमारे पास एनसीआई था। तो 20.67, 90% कितना बनता है? 20.67 इंटू 90% इज इक्वल टू 18.6। 18.6 किसका हिस्सा है? इक्विटी ओनर्स का, और 20.67 में कुछ हिस्सा एनसीआई का है, दैट इज 2.067, दैट इज 2.1 ही कर दो उसको। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हमने क्या देखा? कन्वर्जन किस चीज़ की देखी? गुडविल की देखी। किसकी देखी? गुडविल की देखी। अब सेम चीज़ फॉर ओपनिंग नेट एसेट्स एंड प्रॉफिट। अब क्या करेंगे? ओपनिंग नेट एसेट्स एंड प्रॉफिट्स पे आएगा हमारे पास। जाहिर है अब एक डिफरेंस किस पे आ रहा होगा हमारे पास? अब एक डिफरेंस आ रहा होगा जब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को कन्वर्ट कर रहे होंगे, तो उसके अंदर कुछ हिस्सा होगा किसका? इक्विटी का, जो कि क्या होता है? इक्विटी किससे बनता है? इक्विटी बनता है एसेट माइनस लाइबिलिटी से। जो हिस्सा बनता है वो हमारे पास इक्विटी का आता है। तो वो क्या होता है? ओपनिंग नेट एसेट्स जो साल के होंगे वो ओपनिंग नेट एसेट्स एंड प्रॉफिट जो होंगे। अब ओपनिंग नेट हमारे पास जो एसओएफपी पूरी होगी, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? एसेट और लाइबिलिटीज किस पे कन्वर्ट हो रही होंगी? एसेट और लाइबिलिटी कन्वर्ट हो रही होंगी यूजिंग दी क्लोजिंग एक्सचेंज रेट। यही बात हमने लिखी थी यहाँ पे
कि एसेट और लाइबिलिटीज़ कन्वर्ट हो रही होंगी यूजिंग दी क्लोजिंग रेट, लेकिन यहाँ पे कहीं भी इक्विटी की बात नहीं थी, यहाँ पे कहीं भी इक्विटी की बात नहीं थी। तो अब यहाँ पे हमारे पास इक्विटी की बात है जो कि रिलेटेड टू ओपनिंग नेट एसेट। ज़ाहिर है इक्विटी चेंज नहीं होगी, इट्स पर्टेन टू ओपनिंग नेट एसेट्स एंड प्रॉफिट। अब इसके लिए हमारे पास दैट इज इक्विटी। अब इसके लिए भी हमारे पास एक क्या है, प्रोफार्मा है। उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे अब हम, ओपनिंग नेट एसेट्स, ओपनिंग नेट एसेट्स और प्रॉफिट या लॉस फॉर द ईयर, और क्या आएगा हमारे पास। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें पहले जो एसएफपी के अंदर आ रही होगी, ये किसके अंदर आ रही होगी, हमारे पास आ रही होगी डीएन के अंदर। फिर हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सचेंज रेट से। तो हमारे पास किस में कन्वर्ट होके आ जाएगी, डॉलर्स में। किस में कन्वर्ट होके आ जाएगी, डॉलर्स में। मल्टीप्लाई बाय एक्सचेंज रेट तो कन्वर्ट होके आ जाएगी डॉलर्स में। मल्टीप्लाई बाय एक्सचेंज रेट तो कन्वर्ट होके आ जाएगी डॉलर्स में। अब ये कौन सा रेट होगा, अब ये जो रेट मल्टीप्लाई किए, अब ये हमारे पास कौन से रेट हैं, ओपनिंग नेट एसेट। ज़ाहिर है जिस दिन ख़रीदा होगा, जिस दिन हमने जो चीज़ ख़रीदी उस दिन जो एसेट्स है वो किस पे कन्वर्ट होंगे, वो कन्वर्ट ज़ाहिर है ओपनिंग रेट पे हो रहे होंगे। जो चीज़ हमने ख़रीदी थी उस दिन जो रेट था वो उस पर कन्वर्ट हो रही होगी। नेट एसेट होंगे जिस दिन हमने ख़रीदे थे उस दिन पे कन्वर्ट किए। प्रॉफिट पूरे साल का अमल है, तो ये कन्वर्ट हो रहा होगा एवरेज रेट पे। किस पे, एवरेज रेट पे कन्वर्ट हो रहा होगा। अब जो फिगर हमारे पास इन दोनों को प्लस करके आ रही होंगी वो क्या बन रही होगी, क्लोजिंग नेट एसेट्स। क्या बन रहे होंगे, क्लोजिंग नेट एसेट। अब ओपनिंग नेट एसेट के अंदर हमारे पास इक्विटी भी हो सकता है, हमारे पास कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व भी हो सकता है, कोई इक्विटी ऑप्शन, कोई शेयर प्रीमियम, कुछ भी हो सकता है जो कि ओपनिंग नेट एसेट जिससे बनते हैं हमारे। अभी हम क्या करेंगे, एसओएफपी जो कि इंडिविजुअल सब्सिडरी की है उसका जो इक्विटी वाला पोर्शन है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। जो इक्विटी वाला पोर्शन है हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। जो इक्विटी वाला पोर्शन है एसओएफपी में, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरी, जिसको हमें कंसोलिडेट करना है अपनी पेरेंट की प्रेजेंटेशन करेंसी में, उसका जो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इक्विटी वाला हिस्सा है ये वो पार्ट है। अब ओपनिंग नेट एसेट में वो सारी चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है। उसको हम कन्वर्ट करेंगे यूजिंग दी ओपनिंग रेट, क्योंकि वो चेंज हमारे पास नहीं हो रही होगी। शेयर तो नहीं रहेगा, शेयर कैपिटल हमारे पास नहीं रहेगा, तो उसको जिस दिन हमने ख़रीदा है उसके हिसाब से, उस रेट से हमने उसको कन्वर्ट किया। प्रॉफिट पूरे साल का अमल है तो एवरेज रेट पे कन्वर्ट किया। अब जो हमारे पास क्लोजिंग नेट एसेट आए, जब ये सारे नेट एसेट क्लोजिंग रिपोर्टिंग डेट वाले दिन जो बनते हैं, इसको हमने कन्वर्ट किया किस पे, क्लोजिंग रेट पे। तो अब जो ये हमारे पास अमाउंट आएगी और जो ये दोनों प्लस करके जो हमारे पास अमाउंट आएगी वो सेम नहीं होगी। इन दोनों का सम और ये सेम नहीं होंगे, देयर विल बी अ डिफरेंस, क्योंकि इन दोनों को कन्वर्ट करने का रेट अलग यूज़ हुआ है और इनको पूरा कन्वर्ट करने का रेट क्लोजिंग का अलग है। तो देयर विल बी अ अमाउंट जो कि इसको बैलेंस करने के लिए, सेम करने के लिए अराइज होगा, जिसको हम कहेंगे क्या, बैलेंसिंग फिगर जो कि एक्सचेंज गेन और लॉस अराइज होगा जिसकी वजह से। अब ये ओपनिंग नेट एसेट पिछले साल के भी हो सकते हैं या जिस दिन हमने ख़रीदे हैं उस दिन वाले जो उसके ओपनिंग नेट एसेट है वो भी हो सकते हैं। अगर पिछले साल भी कंसोलिडेट हुई थी, फिर अगले साल कंसोलिडेट हुई, अब इस साल कंसोलिडेट हुई, तो पिछले साल जो एंड हुआ था उस दिन जो ओपनिंग नेट एसेट थे वो कंसोलिडेट करने के लिए, या जिस दिन हमने कोई नई कंपनी बाई की तो उस दिन जो उसके ओपनिंग नेट एसेट थे वो एक्विजिशन वाले दिन, वो वाले हम इसको कंसिडर कर रहे होंगे। अब ये जो हमारे पास एक्सचेंज गेन और लॉस आ रहा होगा, ये किसको, ये दोनों को एलोकेट कर रहा होगा, किसको,
क्योंकि इसके अंदर तो दोनों का हिस्सा होगा। यहाँ पे कोई गुडविल कैलकुलेट नहीं हो रही, एक कंपनी के नेट एसेट है जिसके अंदर एनसीआई का भी हिस्सा है और जिसके अंदर इक्विटी का भी हिस्सा है। तो ये दोनों के दरमियान एलोकेट हो रहा होगा। और ये कहाँ जाएगा? गेन और लॉस, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर हमारे पास ये गेन और लॉस जा रहा होगा। सेम चीज़ पर्टेनिंग जब तक क्वेश्चन करते आए हैं उससे रिलेटेड अब हम इसको कन्वर्ट कर रहे होंगे। Using the information in illustration 1, calculate the exchange gain or loss arising on the translation of opening net asset and profit of tattoo that will be credited charged to other comprehensive income in the year ended 31st December. Who are these gains and loss attributable to? अच्छा, अब वापसी से हम ओपनिंग नेट एसेट एक दफ़ा और निकाल लेते कि हमारे पास भाई ओपनिंग नेट एसेट क्या थे। ओपनिंग नेट एसेट कौन से नेट एसेट्स होते हैं? ओपनिंग नेट एसेट जो कि सब्सिडरी के अंदर इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आ रहे थे। क्या आ रहे थे वो भाई? एक हमारे पास इक्विटी आ रहा था और यहाँ पे हमें कहीं दी हुई थी ओपनिंग रिटेन अर्निंग जो कि बनती है किधर, कहीं कुछ दी हुई थी 65 मिलियन, और कुछ भी नहीं दिया हुआ था। सिर्फ ये दो चीज़ें आ रही थी हमारे पास। क्या? एक आ रहा था इक्विटी दैट इज़ 5 और एक आ रहा था ओपनिंग रिटेन अर्निंग दैट इज़ 65। हमारे पास 70 के अंदर आई थी जो कि हमने कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करते हुए भी निकाला था दैट इज़ 70। अब हम क्या करेंगे? यूजिंग द प्रोफॉर्मा इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये कौन से ओपनिंग नेट एसेट है? ये वो नेट एसेट है, ओपनिंग नेट एसेट जो कि अराइज हुए कब? एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। डीएन, एक्सचेंज रेट और डॉलर्स। क्या है हमारे पास? 70 है। एक्सचेंज रेट क्या था भाई? इसमें कौन सा यूज़ करेंगे ओपनिंग नेट एसेट के लिए? ओपनिंग वाला एक्सचेंज रेट जो कि बनता है 3। 70 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू कितना बनेगा? 23.3। और क्या है फिर? हम यहाँ पे कोई प्रॉफिट और लॉस अराइज हुआ है? बिल्कुल हुआ है। पूरे साल का जो अब प्रॉफिट आया है, अब जो पूरे इसके अंदर तो पिछले साल की रिटेन अर्निंग आई थी ना, अब पूरे साल जो प्रॉफिट कमाया होता है वो एसओएफपी के अंदर कहाँ आता है? एज अ सेपरेट लाइन आइटम इन इक्विटी आ रहा होता है। कहाँ आ रहा होता है? इक्विटी के अंदर एज अ सेपरेट लाइन आइटम आ रहा होता है। पूरे साल इसने सब्सिडरी ने कितना प्रॉफिट कमाया है? 150 का प्रॉफिट कमाया है। और ये 150 किससे डिवाइड होगा? कौन से रेट से? यूजिंग दी एवरेज रेट। कौन सा रेट? यूजिंग दी एवरेज रेट। डिवाइडेड बाई 2.6 इज इक्वल टू 57.7। अब हमारे पास क्लोजिंग कितना आ गया? क्लोजिंग अब नेट एसेट हमारे पास कितने बन गए? अच्छा, अगर ओपनिंग नेट एसेट के अंदर फिर एक और बार बता दूं, अगर यहाँ तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जिसके अंदर शेयर कैपिटल भी हो सकता है, शेयर प्रीमियम भी हो सकता है, रीवैल्यूएशन रिजर्व भी हो सकता है, कोई अलग रिजर्व मेंटेन किया हो जो कि इक्विटी के अंदर मेंटेन हो, सारे रिजर्व हो सकते हैं ओपनिंग वाले दिन के अंदर। जब हमने कंपनी खरीदी थी उस दिन जो भी उसके इक्विटी के अंदर सब इक्विटी वाली चीज़ें आ रही थी वो सब इसके अंदर आएंगी ओपनिंग नेट एसेट वाले दिन, ठीक है। और फिर प्रॉफिट और लॉस आ रहा होगा हमारे पास, सारी चीज़ें जैसे हमने एक्वायर की थी कंपनी वो सब आ रहा होगा, या पिछले साल जो सारे इक्विटी वाली चीज़ें थी वो आ रहे होंगे, वो ओपनिंग नेट एसेट पे कन्वर्ट ओपनिंग वाले एक्सचेंज रेट पे कन्वर्ट हो रहा होगा। तो ये कितना बन गया? 150 प्लस 170 प्लस 150 इज इक्वल टू 220। अब ये रेट किस पे कन्वर्ट हो रहा होगा? ये अमाउंट यूजिंग दी क्लोजिंग एक्सचेंज रेट दैट इज 220 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 110। अच्छा, अब 57.7 प्लस 23.3 इज इक्वल टू कितना बनता है हमारे पास? 57.7 प्लस 23.3 इज इक्वल टू 81। ये अमाउंट बनता है हमारा 81, और इसके दरमियान डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस आ रहा है? हमारे रिजर्व की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डॉलर बढ़ गई है, अपन हमारे इक्विटी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डॉलर बढ़ गई है, दैट इज़ बाय 29। तो हमारे पास क्या आ रहा है? एक्सचेंज गेन।
हमारे पास क्या आ रहा है, एक एक्सचेंज गेन आ रहा है, कितने का, 29 मिलियन का। अब तो 29 मिलियन इन डॉलर्स है। ये 29 मिलियन किधर जाएगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर, और ये 29 के अंदर दोनों का हिस्सा होगा, क्योंकि अगर प्रोरेट भी करके हमने गुडविल निकाली थी तो भी इसका हिस्सा एनसीआई को मिलेगा, क्योंकि ये नेट एसिड के अंदर हिस्सा है, ना कि गुडविल के अंदर। तो 90% इनका और एनसीआई का 10%, जो कि बनता है 2.9 एनसीआई का। तो जो बचा वो कितना बचा, 26.1 इक्विटी ओनर्स का। अब अब जो हमारे पास क्या चीज़ें आ रही हैं भाई, ये सब जो हमारे पास एक्सचेंज डिफरेंसेस आ रहे हैं, गुडविल कैलकुलेट करते हुए उसको रीट्रांसलेट करते हुए रिजर्व जनरेट हो रहा है, ओपनिंग नेट एसेट दैट इज इक्विटी वाले पार्ट को रीट्रांसलेट करते हुए हमारे पास एक रिजर्व अराइज हो रहा है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव एक्सचेंज गेन ऑफ। तो ये सारे रिजर्व हमारे पास कहाँ जाएंगे, एक्सचेंज डिफरेंसेस ऑन दी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कहाँ पे आ रहे हैं, ट्रांसलेशन की वजह से। एक ट्रांसलेशन रिजर्व किसकी वजह से अराइज हो रहा है, एक ट्रांसलेशन रिजर्व अराइज हो रहा है किसकी वजह से, गुडविल की वजह से। और एक आ रहा है किसकी वजह से, सब्सिडरी के ओपनिंग नेट एसेट्स एंड प्रॉफिट को कन्वर्ट करके, किसको, सब्सिडरी के ओपनिंग नेट एसेट और प्रॉफिट को रीट्रांसलेट करने की वजह से हमारे पास रिजर्व आ रहा है। तो ये जो रिजर्व हमारे पास आ रहे हैं, ये एज अ सेपरेट ट्रांसलेशन रिजर्व मेंटेन होते हैं, एज अ सेपरेट ट्रांसलेशन रिजर्व मेंटेन होते हैं, किधर, विद इन दी इक्विटी। विद इन दी इक्विटी ये ट्रांसलेशन रिजर्व मेंटेन हो रहे होंगे एज अ सेपरेट कंपोनेंट। ठीक हो गया। अब सेम इलस्ट्रेशन है पिछली वाली, सही है, सेम इलस्ट्रेशन है। इसके अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, बल्कि यहाँ भी होगा कहीं, ये दिया हुआ भी था, ये रहा बल्कि। यूजिंग द इंफॉर्मेशन इलस्ट्रेशन वन कंप्लीट द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। नहीं, बल्कि ये नहीं है, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। अरे भाई आजा। नहीं आ रहा भाई, इसको नहीं आना, नहीं है, भले नहीं है। हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, रिटेन अर्निंग्स कैलकुलेट करनी है। और हमें क्या बनाना है, हमें एक बनाना है ट्रांसलेशन रिजर्व। तीन चीज़ें हमें बनानी है, ठीक हो गया। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमें किस में बनानी है, ये सब चीज़ें किसके लिए बनानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बनानी है जब कंसोलिडेट होगी। तो ये सब चीज़ें हमें किस में बनानी है, डॉलर्स में बनानी है, जो कि इंक्लूड होगी किसके अंदर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, तो हमारे पास
फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई गिवन थी, क्या गिवन थी, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई गिवन थी। और ये फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई जो हमेशा हमें गिवन थी वो किस में गिवन थी, ये दी हुई यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई यहाँ पे दी हुई थी 14 मिलियन, कितनी 14 मिलियन इन डीएन, दैट इज इन फंक्शनल करेंसी ऑफ सब्सिडरी, डीएन में दी हुई। और हमें किस में चाहिए, टू बी इंक्लूडेड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज डॉलर, ये 14 में दी हुई थी। अब फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, जब एनसीआई बनाते हैं इसके अंदर क्या करते हैं, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आ रहा होता है, जो कि एनसीआई परसेंटेज ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट कमाया था भाई इन्होंने पूरे साल के अंदर इन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया था, 150, कितना कमाया था 150। और इस 150 में कितना परसेंट एनसीआई का है, दैट इज़ 10%, तो 15 डीएन यहाँ पे आ गए हमारे पास। और क्या आएगा, कोई इम्पेयरमेंट थी, कोई इम्पेयरमेंट नहीं थी, हमारे पास कोई इम्पेयरमेंट नहीं थी। और हमारे पास क्या था, हमारे पास कोई और चीज़ मज़ीद ऐड हुई थी, हाँ बिल्कुल हुई थी। हमारे पास क्या हुई थी जब हमने कैलकुलेट की थी, क्या कैलकुलेट की थी, गुडविल जब हमने निकाली थी, जब गुडविल निकाली थी तो हमारे पास क्या आया था, कहाँ गया है सवाल, ये रहा। जब हमने गुडविल निकाली थी तो हमारे पास एक एक्सचेंज गेन और लॉस अराइज हुआ था, जो कि एनसीआई को भी एलोकेट हुआ था, कितना 2.1 का, जो कि ऑलरेडी डॉलर्स में था, क्योंकि ये सब डॉलर्स की कैलकुलेशन की वजह से अराइज हुआ था। तो डॉलर्स में हमारे पास क्या था, 2.1 का एक रिजर्व मेंटेन हुआ था, एक ट्रांसलेशन रिजर्व अराइज हुआ था, दैट इज़ ऑन गुडविल। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एनसीआई परसेंटेज ऑफ गुडविल ट्रांसलेशन, और ये ऑलरेडी हमें किस में गिवन है, डॉलर्स में, दैट इज़ 2.1। और क्या आया था हमारे पास, एनसीआई परसेंटेज ऑफ नेट एसेट एंड प्रॉफिट की ट्रांसलेशन वाला, जो हमने इक्विटी को अभी रीट्रांसलेट करने पे निकाला था, जो कि कितना बना था, इसको 2.9 बना था। एनसीआई को कितना एलोकेट हुआ था, 2.9 का एलोकेट हुआ था, ये आ गया हमारे पास 2.9। अच्छा, अब हमें शुरू की चीज़ों को रीट्रांसलेट करना है। 14 किस पे ट्रांसलेट होगा, क्योंकि एनसीआई एक्विजिशन वाले दिन थी तो एक्विजिशन वाले रेट से कन्वर्ट हो रहा होगा, और एक्विजिशन पे मैं आपको बता देता हूँ 3 का रेट था। प्रॉफिट पूरे साल की चीज़ है तो ये डिवाइड हो रही होगी किससे, पूरे साल का एवरेज रेट क्या था हमारे पास, 2.6, एवरेज 2.6, और ओपनिंग हमारे पास 2 था। तो 14 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 4.7, और 15 डिवाइडेड बाई 2.6 इज इक्वल टू 5 पॉइंट समथिंग, 15 डिवाइडेड बाई 2.6 इज इक्वल टू 5.77, तो 5.7 हम कंसिडर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 15.4 कौन सी अमाउंट होगा इन एनसीआई फॉर रिपोर्टिंग डेट, जो कि इंक्लूड होगा किसमें, एसओएफपी के अंदर। ये हमारे पास क्या आ गया, एनसीआई। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या बोला था, हमें क्या निकालनी है, रिटेन अर्निंग। अब ये रिटेन अर्निंग कौन सी होगी, ये होगी ग्रुप रिजर्व। क्या होंगे, ग्रुप रिजर्व। रिटेन अर्निंग कौन से, दोनों की, दैट इज पेरेंट प्लस सब्सिडरी निकालनी है, पेरेंट प्लस सब्सिडरी निकालनी है। पेरेंट के कितने प्रॉफिट थे पूरे साल के, पेरेंट के पूरे साल के कितने प्रॉफिट थे भाई, पेरेंट के पूरे साल का प्रॉफिट था 200, कितना था, वो तो यहाँ पे हमेशा 100% आएगा उसके अंदर। तो पेरेंट के अंदर तो कोई एनसीआई का हिस्सा नहीं है, कोई एनसीआई का हिस्सा नहीं है, तो दैट इज़ 100 अमाउंट। और इसके अंदर कितना आएगा, 90% ऑफ टैटूज प्रॉफिट। कौन सा भाई प्रॉफिट, टैटूज पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट कमाया था भाई उसने कमाया था 150 का। इस 150 के अंदर कितना हिस्सा है, 90 का, और क्या रेट था एवरेज का, 2.6, दैट इज 51.9। पूरे साल इसने कितना कमाया है, पूरे साल इसने कमाया था 150 का प्रॉफिट। क्योंकि ये सब दिए हुए डीएन में दिया हुआ है, हमें क्या करना होगा, पहले तो कितना हिस्सा है पी का, 90%, और हमें क्या चाहिए, डॉलर्स में। तो हम इसको क्या करेंगे, एवरेज रेट से हमने इसको
डिवाइड कर दिया। 150 इंटू 90% इज इक्वल टू 135 डिवाइडेड बाई 2.6 इज इक्वल टू 51.9। हमारे पास पूरे साल का ग्रुप रिजर्व कितना आ गया? 341.9। और हमें क्या निकालना है? ट्रांसलेशन रिजर्व। ट्रांसलेशन रिजर्व में तो दो चीज़ें आ रही होंगी। गुडविल निकालते हुए एक हमारे पास आया था ग्रुप शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसलेशन या फॉरेक्स जो भी है। अब इसके अंदर ट्रांसलेशन रिजर्व में किसका आ रहा होगा? ये ट्रांसलेशन रिजर्व में हमारे पास पी कंपनी का आ रहा होगा, क्योंकि एनसीआई का हिस्सा जो ट्रांसलेशन रिजर्व परटेन करता था एनसीआई का, वो तो यहाँ पे हम ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं एनसीआई की कैलकुलेशन में, एनसीआई की वर्किंग में। एनसीआई की जो अमाउंट रिपोर्टिंग डेट में जानी है उसके अंदर ये हमने ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर दिया है यहाँ पे, जो ट्रांसलेशन गुडविल की वजह से आ रही थी और जो ट्रांसलेशन नेट एसेट और प्रॉफिट को कन्वर्ट करने की वजह से आ रही थी। तो यहाँ पे ग्रुप शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसलेशन कितना अराइज हुआ था हमारे पास? 18.6 का। और ग्रुप शेयर ऑफ नेट एसेट एंड प्रॉफिट की ट्रांसलेशन पे हमारे पास कितना अराइज हुआ था? 26.1 का। कितना? 26.1 का अराइज हुआ था। और हमारे पास ये ट्रांसलेशन रिजर्व भी एट द डेट ऑफ रिपोर्टिंग निकल के आ गया। तो ये टोटल हमारे पास कैलकुलेशन थी जो कि हमें करनी है। क्या करनी है? जो कि हमें कैलकुलेट करनी होगी। क्या करनी होगी? ये सारी कैलकुलेशंस हमें करनी होगी। अच्छा, अब पहले तो मैं एक बात लिख देता हूँ भाई, ये थ्योरी के अंदर भी चीज़ें काफ़ी दफ़ा पूछा जा रहा होता है। तो ये सारे रिजर्व जो अराइज हो रहे हैं, जो एक्सचेंज डिफरेंसेस गुडविल निकालते हुए आ रहा है, ओपनिंग नेट एसेट और प्रॉफिट को कन्वर्ट करते हुए आ रहा है, तो ये क्यों अराइज हो रहा है? ये इन द टर्म्स ऑफ थ्योरी पूछा जा रहा होता है। एक्सचेंज डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं भाई? एक्सचेंज डिफरेंसेस किस वजह से आता है भाई? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग एन ओवरसी सब्सिडरी gives rise to exchange, बल्कि exchange gain and losses. It arises due to following. अच्छा, गुडविल पे क्यों अराइज होता है भाई हमारे पास? Goodwill is retranslated each year and at the closing rate. It will therefore increase or decrease in value simply because of एक्सचेंज रेट मूवमेंट। ज़ाहिर है ओपनिंग किसी और रेट से निकली हुई है और क्लोजिंग रेट किसी और रेट से निकल के आती है, और अगर कोई इम्पेयरमेंट आती है तो वो किसी और रेट से निकल के आ रही। तो जो भी एक्सचेंज गेन और लॉस अराइज होता है वो डिफरेंसेस ऑफ रेट की वजह से अराइज होता है। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है? ओपनिंग नेट एसेट, दैट इज ओपनिंग इक्विटी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, या ओपनिंग नेट एसेट जो कि कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। एट द एंड ऑफ प्रायर ईयर या
एक्विजिशन वाले दिन द नेट एसेट्स ऑफ द सब्सिडरी वर ट्रांसलेटेड एट द प्रायर ईयर क्लोजिंग रेट। अगर पिछले साल भी कंसोलिडेट किया होता तो उस दिन जो नेट एसेट निकल के आएंगे वो उस दिन की कन्वर्जन, मतलब कि अगर हम 2018 में अब 2019 में खड़े हैं और अब 2020 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना, तो ये नेट एसेट 2018 के जो 31 दिसंबर को एक्सचेंज रेट था उसके हिसाब से निकले होंगे। तो इस दिन जब हम 2019 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो ये नेट एसेट इस दिन के 2018 के क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे बने हुए होंगे। अब हम आ गए 2019 के 31 दिसंबर, तो अब हमें इसको क्या करना होगा, रीट्रांसलेट करना होगा यूजिंग दी 31 दिसंबर 2019 रेट। और अब हम आ गए 2020 पे, तो ये वाले कंसोलिडेट जो ओपनिंग नेट एसेट होंगे ये 2019 के 31 दिसंबर पे बने हुए होंगे उस रेट से। अब हम आ गए 31 दिसंबर 2020, तो ये इसको अब हमें 31 दिसंबर 2020 वाले रेट पे कन्वर्ट करके लाना होगा। सो asset of the subsidiary were translated at the prior year closing rate. This year those same net assets are translated at this year closing rate. Therefore opening net asset will have increase or decrease simply because of एक्सचेंज रेट मूवमेंट, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आ रहा होगा, एक एक्सचेंज रेट मूवमेंट अराइज हो रहा होगा। अच्छा, हम लोगों ने क्या लिखा था, ओपनिंग नेट एसेट किस वजह से अराइज हो रहा है, ओपनिंग नेट एसेट के डिफरेंस से बता दिए थे कि इस वजह से डिफरेंस अराइज होते हैं। और हमारे पास एक और चीज़ क्या होती है, ओपनिंग नेट एसेट के अंदर ही दूसरी चीज़ होती है हमारे पास प्रॉफिट। इसमें क्यों एक्सचेंज रेट डिफरेंस अराइज हो रहा होता है, इसमें इसलिए अराइज हो रहा होता है, दैट इज़ द इनकम एंड एक्सपेंसेस of the overseas subsidiary are translated at the average rate। किस रेट पे कन्वर्ट होता है भाई, ये एवरेज रेट पे कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन क्योंकि however making a profit increases the subsidiary assets which are translated at the losing rate. This disparity creates an exchange gain or loss। क्योंकि हमारे पास ये जो प्रॉफिट होता है, जब कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया होता है, ये कहाँ जाता है, इक्विटी में जाता है, प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या करता है, हमारे इक्विटी वाले सेक्शन को बढ़ाता है, और इक्विटी सेक्शन जो इक्विटी नेट एसेट होते हैं, जो हमारा इक्विटी वाला पोर्शन होता है, फिर ये कन्वर्ट होता है क्लोजिंग रेट पे। लेकिन जो हमारा प्रॉफिट निकल के आया होता है वो पूरे साल भर एवरेज रेट के हिसाब से निकल के आ रहा होता है। तो इस वजह से भी, क्योंकि प्रॉफिट एवरेज रेट पे निकल के आ रहा होता है, फिर पूरा नेट एसेट क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट हो रहा होता है, तो देयर इज अ डिस्पैरिटी विच क्रिएट एन एक्सचेंज गेन और लॉसेस। और ये सारे लॉसेस कहाँ जाते हैं, और ये सारे लॉसेस हमारे पास अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम के अंदर जा रहे होते हैं। अब कुछ स्टेप्स लिख लेते हैं कि भाई, अब जो हम लोगों ने अभी तक चीज़ें देखी कि जब भी स्टेप्स कंसोलिडेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन होगा तो हमें क्या करना होगा, स्टेप फॉर कंसोलिडेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। पहला क्या करना होगा, सबसे पहला काम हमें क्या करना है भाई, सबसे पहला काम हमें क्या निकालना है, कंप्यूट गुडविल।
किस करेंसी में? सब्सिडरी वाली करेंसी में, इन फॉरेन करेंसी दैट इज ऑफ एस कंपनी। फिर हमें क्या करना है? फिर हमें क्या करना है? दूसरे हिस्से में कंप्यूट एक्सचेंज लॉस और गेन ऑन गुडविल दैट इज प्रोफॉर्मा बना के जो हम एक्सचेंज गेन और लॉस निकाल रहे थे। फिर हमें क्या करना है? अगर कोई हमारे पास इंडिविजुअल एडजस्टमेंट्स आ रही हैं, कोई एडजस्टमेंट आ रही है जो पर्टेन करती है एस कंपनी के हिसाब से, उसको हम रिजॉल्व करें। क्या करें? उसको रिजॉल्व करें। और क्या करें? अगर एडजस्ट नहीं हुई हुई है एस कंपनी के अंदर, कुछ एडजस्टमेंट ऐसी है जैसे कि कोई फेयर वैल्यू की अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो गई है, जो कि हम रिपोर्टिंग डेट और नेट एसेट में भी कर रहे होते हैं, रिपोर्टिंग डेट और नेट एसेट। अगर कोई ऐसी एडजस्टमेंट है जो कि नहीं हुई हुई, तो एडजस्ट क्या करें? हम एडजस्ट करें एडजस्टमेंट्स को इन एस कंपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक हो गया। और क्या करें? ट्रांसलेट कंप्लीट एसओएफपी टू लोकल करेंसी। पूरी की पूरी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एस कंपनी को ट्रांसलेट कर दें टू लोकल करेंसी, जिसके अंदर वो प्रेजेंट होगी, जिसके अंदर हमारे पास एसेट और लायबिलिटी भी ट्रांसलेट हो जाएंगे, और हमारे पास ओपनिंग नेट एसेट दैट इज इक्विटी वाला पोर्शन भी कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, जिसके अंदर फिर हमारे पास, और इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा होगा? जो ओपनिंग नेट एसेट्स होंगे जो हमारे पास, अच्छा मैं लिख देता हूँ बल्कि, जो एक्विजिशन वाले डेट पे क्या कन्वर्ट हो रहा होगा? हमारे पास नेट एसेट्स हो रहे होंगे, और हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा होगा एवरेज रेट पे क्या कन्वर्ट होगा? हमारे पास प्रॉफिट होगा। और क्या होगा हमारे पास? एसेट्स और जो लाइबिलिटीज़ होंगे वो किस पे कन्वर्ट होंगे? वो कन्वर्ट होंगे यूजिंग दी क्लोजिंग एक्सचेंज रेट। ये चौथी चीज़ हमने कर ली। और क्या करेंगे हम? पांचवी चीज़ क्या कर रहे होंगे? कंप्यूट ग्रुप रिजर्व, अभी जो हमने किया था। और क्या किया था हमने? एनसीआई बनाया था। और क्या बनाया था हमने? ट्रांसलेशन रिजर्व बना लेंगे। और फिर आखिरी में क्या कर लेंगे? एडिंग टुगेदर दैट इज पी प्लस एस, जिसके अंदर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी कंसोलिडेट हो रही होगी, और साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी। अब इसी से पर्टेनिंग जो भी हम इलस्ट्रेशन कर रहे थे, अब उसी के अंदर सारी चीज़ें हमें करके दिखानी है, ताकि एक तरीके से पूरी की पूरी चीज़ दिमाग के अंदर बैठ जाए। आप तो छोड़ दें, अब आपका काम ही नहीं है, आपने जितनी देर लगा दी, आप कट जाए यहाँ से। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है सवाल? अब हमसे क्या फरमा रहे हैं ये सवाल? Using the information in illustration 1, compute the consolidated statement of financial position and the statement of profit or loss and other comprehensive income। ठीक हो गया। अब ये हमें पूरा का पूरा करके दिखाना है। अब हमने पुरानी वर्किंग के अंदर क्या क्या चीज़ें ले रही थी? अब हमने पुरानी वर्किंग के अंदर काफ़ी चीज़ें ले रही थी। पहले हमें क्या बनानी है भाई? पहले हमें बनानी है पीएनएल, दैट इज़ कंसोलिडेटेड पीएनएल। तो हमने रेवेन्यू निकाल लिया था पहली फिगर में, जो कंसोलिडेट। यहाँ पे कोई इंटर ग्रुप ट्रेडिंग हो रही नहीं रही है, कोई इंटर ग्रुप ट्रेडिंग नहीं है, तो हमें कोई भी एडजस्टमेंट करनी नहीं है। नॉर्मल जो इलस्ट्रेशन चल रही थी उसके हिसाब से हमें चीज़ें करनी है। कोई यहाँ पे किया था, कहाँ किया था? अच्छा यही था हमारे पास। क्या आ रही है भाई? 1430.7।
हमारे पास क्या आ रहा था 1430.7, और हमारे पास कॉस्ट कितनी आ रही थी जो हमने कन्वर्जन से निकाली, कंसोलिडेट करके निकाली थी, क्योंकि इसमें दोनों हमने पेरेंट और उसको कन्वर्ट करके यूजिंग दी एवरेज रेट निकाल ली थी। वो कितनी थी 1173.07 है, तो मतलब 1173.1, 1173.1, तो हमारे पास कितना आ गया 257.7, जो कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक हो गया। और कुछ एक्सपेंसेस कुछ थे इसके अंदर, कुछ नहीं था, डायरेक्ट प्रॉफिट ही निकल के आ रहा है, तो मतलब ये हमारा डायरेक्ट प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब मज़ीद इसके अंदर क्या आएगी? अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम। और वो अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम के अंदर क्या चीज़ें आ रही है? जो हमारे पास एक्सचेंज डिफरेंसेस आए थे। क्या आए थे? जो अभी हमने पीछे निकाले थे। अब एक्सचेंज डिफरेंसेस कुछ इसके ट्रांसलेशन रिजर्व में कहाँ गए? ये ट्रांसलेशन रिजर्व में हमारे पास कितने आ रहे थे? हमारे पास आ रहे थे ये 44.7, जो कि पर्टेनिंग थे किससे? पेरेंट से। लेकिन अभी अदर कॉम्प्रीहेंसिव टोटल कॉम्प्रीहेंसिव निकाल रहे हैं ना, तो उसके अंदर सब एक्सचेंज डिफरेंसेस की वजह से राइज हो रहा है अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम। और अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम के अंदर अभी पूरी चीज़ जो कि पर्टेनिंग पेरेंट और एनसीआई से होगी, भी पूरी वो निकल के गई। फिर हम निकालेंगे प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू और टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम टू एनसीआई एंड इक्विटी ओनर। तो ये जो अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम राइज हो रहा है वो किस वजह से आ रहा है? ये गुडविल के ट्रांसलेशन से और पूरी की पूरी एसओएफपी की ट्रांसलेशन की वजह से राइज हो रहा है। ये अभी एसओएफपी और ये जो रिजर्व हमने निकाला था ये पर्टेनिंग टू सिर्फ पेरेंट का था। तो इसके अंदर हम मज़ीद क्या ऐड कर दें? 44.7 के अंदर ये 2.1 ऐड कर दिया, और जो एनसीआई को हमें एलोकेट किया था, क्योंकि बाकी ऊपर कैलकुलेशन की हुई, बार बार ऊपर जाना नहीं है अभी। प्लस 2.1 प्लस 2.9 जो कि बनता है 49.7। कितना है हमारे पास? आ रहा है 49.7। इन दोनों को ऐड करके हमारे पास 37.4 क्या आ रही है? टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम फॉर दी ईयर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? पहले प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी ओनर्स और एनसीआई को। तो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल कितना है हमारे पास? प्रॉफिट कितना निकल के आया है हमारे पास? कितना प्रॉफिट निकल के आया था? किधर गया हमारे पास जो प्रॉफिट की कमाई? किधर गई? ये रही प्रॉफिट की कमाई थी। ये प्रॉफिट की कमाई के अंदर एवरेज रेट से हमने कन्वर्ट करा होगा इसको, डिवाइडेड बाय 2.6 से। ये सब हमने ऊपर किया था। डिवाइडेड बाय 2.6 दैट है 57 पॉइंट समथिंग, और इसमें 10% का हिस्सा एनसीआई का है, तो ये कितना बन रहा है? 5 पॉइंट समथिंग बन रहा है। 2.6 से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 10% कर दिया, तो हमारे पास आ रहा है कुछ 5.769 दैट इज़ 5.8। तो एनसीआई का हिस्सा प्रॉफिट में कितना था हमारे पास? 5.8 का। तो इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है, इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस हो वो कहाँ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर इक्विटी ओनर्स को। तो 257.7 माइनस 5.8 इज इक्वल टू 251.9, जो कि एट्रीब्यूटेड टू इक्विटी ओनर है। फिर टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी ओनर्स एंड एनसीआई। हमने एनसीआई का पूरा अमाउंट निकाला था, उसकी कैलकुलेशन की थी, जो कि बन रही थी कितनी? अगर मैं 4.7 और 4.7 कितना बन रहा है भाई हमारे पास? 4.7 और 5.7 इज इक्वल टू 10.4। कितना बन रहा है भाई? 10.4 बन रहा है हमारे पास। .7 प्लस 2.1 प्लस 2.9 इज इक्वल टू, सही हो गया। अच्छा, ये तो फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई है ना। अगर हमें निकालना हो एनसीआई को कितना प्रॉफिट एलोकेट हुआ है, एनसीआई को पूरे साल में कितना प्रॉफिट एलोकेट हुआ था? 5.7 का। और कितना ट्रांसलेशन रिजर्व उसको मिला है गुडविल और
कन्वर्जन ऑफ SOFP की वजह से 2.1 और 2.9 समथिंग है, तो हमारे पास आ रही है 10.7 की कुछ फिगर आ रही है। 5.7 प्लस 2.1 प्लस 2.9 मेरे पास, हाँ 10.7 ही आ रहा है। तो NCI को कितना एट्रीब्यूटेबल हो रहा है हमारे पास, 5.7 प्लस 2.1 प्लस 2.9 दैट इज 10.7। 10.7 और जो इनका डिफरेंस है किसका, पूरी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हमारे पास कितनी आई थी, ये इनका जो डिफरेंस होगा वो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास किधर जाएगी, इक्विटी ओनर्स को। 3.307.4 माइनस 10.7 इज इक्वल टू 296.7। तो हमारे पास ये क्या बन गई, एक तरीके से कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब ये बिल्कुल बेसिक है, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट मिल गया कि हमें किस तरीके से ये चीज़ें करनी होगी। फिर हम जब सवाल देखेंगे तो उसके हिसाब से चीज़ें देख रहे होंगे। अब SOFP भी बनानी है हमें, PP हमने बनाया हुआ था, कितनी अमाउंट थी हमने PP की जो ली हुई थी भाई, PP था 425। कितना था भाई, 425। अच्छा और क्या ऐड करेंगे, अच्छा ये जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी ये तो ख़त्म हो गई, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारे पास गुडविल निकल के आ गई होगी, तो उसके अंदर कंसिडर हो गई, तो ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास गुडविल निकल के आई थी, और गुडविल हमारे पास कन्वर्जन के बाद कितनी निकल के आई थी हमारे पास गुडविल, ओके 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 62 की हमारे पास गुडविल निकल के आई थी, इज इक्वल टू 62। और क्या आएंगे, करंट एसेट्स आएंगे हमारे पास करंट एसेट कितने निकल के आए थे, हमने जब निकाले थे 215। कितने भाई, 215। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, 702 का। कितना हो गया भाई, 702 का। और इसमें अब क्या ऐड करेंगे हम, ये टोटल एसेट्स हो गए। फिर हम क्या करेंगे, इक्विटी क्या निकालेंगे भाई, इक्विटी निकालेंगे। इक्विटी हमने अभी रीट्रांसलेट की थी कहीं ना कहीं, किधर की थी भाई, इक्विटी 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 इक्विटी, ये रही हमारे पास। कितनी निकल के आई थी भाई इक्विटी हमारे पास, क्लोजिंग नेट एसेट निकल के आए थे हमारे पास। प्रॉफिट और लॉस, अच्छा बल्कि इक्विटी के अंदर हमारे पास शेयर कैपिटल तो सिर्फ P कंपनी का जाएगा, ज़ाहिर है F कंपनी का तो ख़त्म हो गया। P कंपनी शेयर कैपिटल जो कि 10 ही रहेगा, दैट इज़ 10। सही हो गया, 10 ये हो गया। और हमने जो ग्रुप रिज़र्व बनाया था, जो हमने ग्रुप रिज़र्व अभी कैलकुलेट किया था, कहाँ कैलकुलेट किया था ग्रुप रिज़र्व, ये हमने ग्रुप रिज़र्व निकाला था। एक ये आ जाएगा हमारे पास, एक ये आ जाएगा हमारे पास। ग्रुप रिज़र्व 341.9 का, और ट्रांसलेशन रिज़र्व आएगा 44.7 का। ये मैं किस लिए निकाल रहा था, ये मैं क्या देख रहा था, ओपनिंग नेट एसेट हम लोगों ने क्यों निकाले थे। ये ओपनिंग नेट एसेट जो हमने कन्वर्ट किया था प्रोफार्मा से, ये एक्सचेंज गेन निकालने की निकाला था, क्योंकि हमने SOFP को कन्वर्ट किया था इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, जो नेट एसेट्स है उसको कन्वर्ट किया था रेट पे, जिसकी वजह से हमारे पास ट्रांसलेशन रिजर्व निकल के आया था। अब ये जो ओपनिंग नेट एसेट है, ये ओपनिंग नेट एसेट ऑलरेडी इन दी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गए, और अब ये मज़ीद जो शेयर कैपिटल और इक्विटी रिजर्व, अब ये सब ख़त्म हो जाएंगे, अब ये मज़ीद ऐड नहीं हो रहे होंगे। तो बस ये मैंने कैलकुलेशन के लिए निकाला था, ये कहीं ऐड नहीं होंगे। ये ग्रुप रिजर्व हमने निकाला था, एक ट्रांसलेशन रिजर्व निकाला था। और क्या आ रहा है हमारे पास, इस रिटेन एंडिंग, भाई ये ग्रुप रिजर्व के अंदर प्रॉफिट फॉर द ईयर जो हमने निकाला है, पेरेंट का ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हुआ हुआ है, ये नहीं कोई भूल जाए। यहाँ पे पेरेंट कंपनी का भी प्रॉफिट है और एस कंपनी का भी प्रॉफिट है इसके अंदर, और ये
टी आर किसका है, ये टी आर किसका है, इसके अंदर अभी सिर्फ ट्रांसलेशन रिजर्व दैट इज पर्टेनिंग टू इक्विटी ओनर्स है। अब ये वो है, अभी एक चीज़ रह गई है, वो क्या चीज़ रह गई है, पूरी की पूरी एनसीआई भी हमें अपनी इक्विटी के अंदर शो करना है। कितना आ रहा है अभी हमारे पास निकल के टोटल 396.6, और अब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो कि निकला था 15.4 का, विच इज़ इक्वल टू 412। और हमारे पास एक चीज़ क्या रह गई है, लाइबिलिटीज़। वो कितनी थी हमने जब निकाली थी लाइबिलिटीज़, 290 प्लस 412 इज इक्वल टू 702। और यहाँ पे हमारा एक तरीके से SOFC भी ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ें थी भाई, हम लोगों ने इसके अंदर क्या देख लिया कि भाई जब भी फॉरेन ऑपरेशन के बारे में चीज़ें होंगी तो हमें क्या करना होगा। अगर मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चले हूँ, हमें देखना होगा कि भाई प्रेजेंटेशन करेंसी पेरेंट की क्या है, फंक्शनल करेंसी उसकी क्या है, किसकी, सब्सिडरी की, क्योंकि जब कंसोलिडेट कर रहे होंगे तो पी कंपनी की बुक्स में सब चीज़ें आ रही होगी, तो हमें प्रेजेंटेशन करेंसी ऑफ पी के हिसाब से चलना होगा, तो हमें एस कंपनी को पी में कन्वर्ट करना होगा। अब कन्वर्ट कैसे करना होगा, सबसे पहले जो हमारे पास इनकम एक्सपेंसेस आए होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, उसको हम कन्वर्ट करेंगे यूजिंग द रेट ऑफ एवरेज, क्योंकि ये फॉर द ईयर का अमल है। एसेट लाइबिलिटीज़ जो ट्रांसलेट हो रहे होंगे वो किससे ट्रांसलेट हो रहे होंगे, क्लोजिंग रेट से ट्रांसलेट हो रहे होंगे। ओपनिंग नेट एसेट जो कि इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑफ एस कंपनी आ रहे होंगे, उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। ओपनिंग नेट एसेट, ओपनिंग इक्विटी सब किससे कन्वर्ट हो रही होगी, ओपनिंग वाले रेट से। उसमें जो प्रॉफिट फॉर द ईयर इंक्लूड करेंगे, जो प्रॉफिट फॉर द ईयर इंक्लूड होंगे वो एवरेज रेट से निकल के आएंगे। जो क्लोजिंग नेट एसेट निकल के आएंगे उसको हम कन्वर्ट करेंगे यूजिंग द रेट ऑफ क्लोजिंग रेट। तो इनके दरमियान इस वजह से हमारे पास एक ट्रांसलेशन रिजर्व खड़ा होगा, एक ट्रांसलेशन रिजर्व अराइज हो रहा होगा, जो कि हम लेके जा रहे होंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और इन दी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज वो ट्रांसलेशन रिजर्व कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इक्विटी के पोर्शन में आ रहा होगा। और किसी काम के अंदर ये नेट एसेट हमारे पास नहीं आएंगे, क्योंकि ये नेट एसेट वो नेट एसेट है जो कि ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो गए किस चीज़ के अंदर, गुडविल की कैलकुलेशन के अंदर। इसी तरह कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट कंपनी एस कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड इन कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। फिर हम क्या कर रहे होंगे, फिर हमने क्या देखा, ये हमने इसको एक कन्वर्जन करके देखा था कि भाई कैसे कन्वर्जन करनी है। गुडविल को ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि हम गुडविल एज अ पार्ट ऑफ नेट एसेट या गुडविल एज अ पार्ट ऑफ एसेट समझ रहे होंगे सब्सिडरी कंपनी का, क्योंकि उस वजह से अराइज हो रहा है, सब्सिडरी की वजह से अराइज हो रहा है, तो ऐसा एसेट और सब्सिडरी कंसिडर करेंगे। इसलिए इसको हम पहले फंक्शनल करेंसी और सब्सिडरी पे ही निकालेंगे, फिर इसको ट्रांसलेट करेंगे यूजिंग दी प्रोफॉर्मा, और जिसकी वजह से क्लोजिंग रेट और ओपनिंग रेट की वजह से डिफरेंस अराइज होगा, जो कि एक्सचेंज गेन और लॉस एज अ रिजर्व हमें दे रहा होगा, जो कि ट्रांसलेशन रिजर्व में जाएगा। अगर फुल गुडविल मेथड यूज़ किया है तो दोनों के अंदर दैट इज इक्विटी ओनर्स और एनसीआई के दरमियान एलोकेट हो रहा होगा, एंड इफ प्रोपोर्शनल मेथड इज यूज तो वो सिर्फ एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी ओनर्स होगा। फिर हमने ये प्रोफॉर्मा ऑफ कैलकुलेशन देखा था गुडविल का। फिर हमने क्या देखा था, नेट एसेट को किस तरीके से हम लोगों ने कन्वर्ट करना है, ये देखा, जिसकी वजह से ट्रांसलेशन रिजर्व आएगा। ये तो दोनों को जाएगा, इक्विटी ओनर्स एंड एनसीआई को, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हमने फुल गुडविल मेथड यूज़ किया हो या एनसीआई का प्रोपोर्शनल मेथड यूज़ किया, क्योंकि नेट एसेट के अंदर इक्विटी ओनर्स का और एनसीआई का उतना ही हिस्सा जितनी उनकी होल्डिंग है। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा ओपनिंग नेट एसेट का रिजर्व किस तरह निकल के आया। फिर हमने क्या किया, कैलकुलेट करेंगे हम क्या, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ग्रुप रिजर्व निकालेंगे और एक ट्रांसलेशन रिजर्व निकालेंगे। एनसीआई के अंदर उसकी फेयर वैल्यू, कोई इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल आ रही तो वो चली जाएगी, उनको क्या कहते हैं पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट जो मिला है वो आ जाएगा, और उनको जो ट्रांसलेशन रिजर्व ड्यू टू गुडविल एंड ड्यू टू डी ट्रांसलेशन ऑफ नेट एसेट जो अराइज हुआ है वो उनकी पार्ट ऑफ कैलकुलेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। हमारे पास ग्रुप रिजर्व के अंदर एनसीआई का ग्रुप रिजर्व के अंदर पेरेंट का पूरे के पूरे प्रॉफिट और सब्सिडरी कंपनी के पूरे पूरे प्रॉफिट, और एक ट्रांसलेशन रिजर्व जिसके अंदर ट्रांसलेशन एक्सचेंज गेन और लॉस जो राइट हुआ है जो कि प्योरली एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी ओनर है, एक वो ट्रांसलेशन रिजर्व हमारे पास मेंटेन हो रहा होगा। एक्सचेंज डिफरेंस के रीज़न देख लिए, और फिर हमने कंसोलिडेट करके देख लिए कि किस तरीके से चीज़ें कंसोलिडेट हो रही होगी। अब बाकी इसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चन देखने जो कि पहले रिलेटेड टू प्रैक्टिस क्वेश्चन है, फिर हम इसके मज़ीद पास पेपर देखेंगे ताकि ये चीज़ हमारे पास कवर हो जाए। तो अभी इसकी एक और रिलेटेड टू वीडियो है जो कि अभी हमें देखनी है, वो रिलेटेड टू कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है और एक कुछ पार्ट है रिलेटेड टू
डिस्पोजल, जो कि अब हम डिस्पोजल अगर कर रहे होंगे सब्सिडरी का तो कैसे कर रहे होंगे। तो फ़िलहाल यहाँ तक के लिए अभी एंड होता है। उफ।